वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है? उम्मीद करते हैं बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, हर सेट की भांति इस बार भी हमने आपके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए गाइज, देर न करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे? हैं तो आ जाओ बेटा, देख लो आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये दिख रहा है सर। दिख रहा है सर आज का पहला क्वेश्चन? ठीक है। ये कहता है यदि √24 बराबर 4.899, ठीक है, ये दे रखा है सवाल में, आप देख लीजिए। ये कह रहा है बेटा √24 का जो वैल्यू है ये दे रखा है 4.899। तो आपसे पूछा है सर, तो √8/3 बराबर व्हाट, यानी इसका मान निकालना है आपको। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपके सवाल में कोई कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन है ना बेटा, √24, तो इस √24 का यूज हमें दिए गए सवाल में जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें करना ही करना है। ठीक है, तो बताइए 24 लाना है हमें। ठीक, तो यहां तो 8 है बच्चे। ठीक है, तो 24 लाने के लिए 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से कर दीजिए। ठीक है, तो √8 गुना 3 24 मिल जाएगा आपको। अब बटे में यदि आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है सर, ये तो तीन सवाल वाला है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा ताकि ये कट के और फिर इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैथ का ये रूल है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जितना से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना से ही आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझे? या आप जितना से घटाते हैं उतना जोड़ना पड़ेगा, यानी बैलेंस करने के लिए जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं उसका उल्टा क्रिया आपको जरूर करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और वो जो दिया गया मान है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बात समझ रहे हो गाइस? ठीक है, तो आओ बेटा, अब ये देख लो 8 दिया कितना हो गया? 24, यानी ये हो गया हमारा √24 और बटे 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा बेटा, नहीं कितना आ जाएगा? 3। बताइए ना हाँ या ना। ठीक है, अब ये 24 का वैल्यू दे रखा है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 4.899 और बटे 3, इसको 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको 3 से भाग करेंगे कितना होगा? 16 तिया 48, यानी 16 बार में ये कट जाएगा और ये 3 तिया 9 3 है ना, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो 1.633 यही क्या हो गया बच्चे, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल को करने के यही बेस्ट तरीके हैं। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, इन्हें कि फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर 24 की वैल्यू, फिर वो दिल्ली दूर है। फिर बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह के सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है बेटा? यही है कि जो कंडीशन दे रखा है उसी कंडीशन को आप सवाल में आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करना है? जो कंडीशन दे रखा है वो चीज दिखेगा तभी तो करेंगे। हैं, यहाँ पे 24 था, 8 हमको दिख रहा था, तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 2 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाई मेरे, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचा रहे। क्या सर बचा रहे? प्रत्येक दशा में 2 शेष बचा रहे। तो आप क्या करेंगे इस सवाल का? छोटी सी छोटी संख्या की बात कर रही है और वो संख्या क्या कहती है? दी गई संख्या को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। नहीं तो क्या करेंगे बच्चे? हम निकाल देंगे इसका एलसीएम। पहले आप ये भूल जाइए कि 2 शेष हमें बचाना है, पहले आप पूरा कटवाइए। नहीं तो आप बताइए सर, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, कट जाती है, उसको क्या बोलते हैं आप? उसे बोलते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समावर्ती। बात समझ रहे हो? तो जो डेटा दे रखा है हम पहले क्या निकालेंगे? उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर बाद में सोचा जाएगा कि भैया हमको शेष कितना बचाना है। क्लियर है? तो आइए हम लिखते हैं सवाल को, ध्यान से समझिएगा। 4,
4 4 6 8 12, 4 6 8 12 और 16 नहीं। तो सबसे पहला काम तो हम क्या निकाल देंगे बेटा, इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम निकालने का तरीका जानते हैं आप। लघुत्तम दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है वही होगी, और अगर वो एलसीएम होगी तो ये प्रत्येक दी गई संख्या से क्या होगा, कट जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या होगी और अगर वो है एलसीएम तो सबसे क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। हमने पकड़ा किसको, सबसे बड़ी संख्या 16 है। क्लियर है? तो क्या 16 सर 4 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। 6 कट रहा है? हाँ 6 से नहीं कट रहा है, 16 नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि 16 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। तब क्या होगा, अगर 16 एलसीएम नहीं है तब क्या होगा मेरे बच्चे, तब हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीपल यानी 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 दूनी 32। क्या 32 एलसीएम हो सकता है सर? अगर 32 एलसीएम है तो ये सबसे कटना चाहिए। 6 से अभी भी 32 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 16 48। अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, तो 16 48, जरा देखिए 16 48, 48 से क्या हो रहा है, 48 को सब ये संख्याएं काट दे रहा है ना, काट रहा है। देखिए 4 से कटेगा 12 चौक 48, 8 छक 48, 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 48 कट रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम है मेरे बच्चे वो कितना आया, 12 सॉरी 48 ना, कितना आया बच्चा, 48 आया। क्लियर है? नहीं, अब ये 48 तो संख्या ऐसी है जो कि ये सबसे पूरा पूरा कट रहा है। अब कहता है जी नहीं, पूरा नहीं कटना सवाल में, वो कह रहा है कि आपको 2 शेष बचाने पड़ेंगे। नहीं तो 2 शेष कैसे बचेगा बेटा, इसमें 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तब तो 2 शेष बचेगा। 48 तो अभी तक पूरा पूरा कट रहा था, शेष हमें 2 बचाना है, तो इसमें 2 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो बताइए ये संख्या क्या हो गया, 50। अब आप इन सारी संख्याओं से भाग दे करके देखिए, है ना, प्रत्येक दशा में आपको क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जो शेष बचता है एलसीएम में ला करके उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद फिर आपका ये आंसर करेक्ट आंसर निकलेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो बच्चे इसको, ये भी क्वेश्चन था आपका एलसीएम का। ठीक है, तो ये चीजें हमने आपको करवा दिया सर बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सर आपने ये इसका आंसर आपने लिख लिया होगा। ठीक है, और आशा करते बेटा आप समझ भी गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाई कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी, है ना। सबसे पहले तो आप नाम लिख दीजिए, ये नूरी है, एन फॉर नूरी और एस फॉर सोनी। ठीक है, कब की बात कर रहा है सर, 5 साल पहले की। तो हम यहां क्या लिखेंगे, -5। क्या लिखेंगे, -5। ये माइनस इंडिकेट करता है पूर्व को, बाद रहता तो क्या करते हम बेटा, प्लस करते। ठीक है ना। चलिए क्या कहते हैं, तिगुनी थी, सोनी की आयु से तिगुनी थी। अगर सोनी 1 है तो ये कितना होगा बेटा, बोलो, 3 गुनी होगा, है कि नहीं है। ये कितना होगा, 3 गुनी होगा, क्योंकि सोनी से तिगुनी थी। आगे पढ़िए क्या बोलता है, 10 बरस बाद नूरी की आयु। तो बोलो बेटा 10 बरस बाद का मतलब प्लस होता है, ये हो गया 10 बरस बाद। ठीक है, 10 लिख दिया हमने यहां पर। अब क्या बोलता है, 10 गुनी थी ना, 10 बरस बाद नूरी की आयु सोने की आयु से दुगनी थी, ये 1 और ये (2). बात समझ में आया? ठीक है, सबसे पहला काम, यदि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, एज पर आधारित सवाल, तब क्या करोगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड दे रखा है ना, इसका हम निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है पता है आपको, है? डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे वाले संख्या को घटाना है। तो बोलो बेटा इसमें बड़ा संख्या क्या है, 10। अगर हम घटाएंगे कितना को, -5 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 10 + 5 यानी 15 का डिफरेंस है इसके बीच में। कितने का डिफरेंस है बच्चे, 15 का डिफरेंस है कि नहीं, 15 साल का। यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 15 का है। अगर यहां पे दोनों के लिए डिफरेंस सेम है ना, 15-15 सेम है ना, तो क्या सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है? आप जरा चेक कीजिए, ये 3 था, ये 2 हुआ,
1 की कमी, यहां पर तो बराबर बराबर है कि नहीं है। तो यहां हमारा डिफरेंस सेम है, पर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें पहले रेशियो का डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, रेशियो के डिफरेंस को सेम करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझो। नीचे वाले का गैप, कितने का गैप है बेटा इसमें, 1 का गैप है, तो ऊपर नीचे वाले का गैप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। और ऊपर वाले का गैप, कितने का गैप है इसमें, 2 का, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं है। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, अब ये संख्या क्या होगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो 1 गुना 3 3 होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 गुना 1 1 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 गुना 2 4 होगा, और 2 1 कम 2, ये 2 होगा, है कि नहीं है। अब जो हमारा डेटा बना वो 3 4 1 2, अब ये पुराने डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया ये नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या आपका डिफरेंस सेम हुआ, 3 था 4, 1 का डिफरेंस, 1 है 2 हो गया, 1 का डिफरेंस, है कि नहीं है। तो यहां भी हमारा डिफरेंस क्या हो गया बच्चे, सेम हो गया, 1 1 का डिफरेंस है। तो अपने अकॉर्डिंग 1 है, और यहां पर 1 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 15 को। तो बोलो मेरे बच्चे कितने का मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल, ठीक है। अब यहां से जो भी चीजें पूछेगा सब में कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 15 का मल्टीपल होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से समझिए। तो कहता है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी अलग अलग आयु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप बताइए सर, नूरी का कितना है, 3, है कि नहीं है। नूरी का कितना है सर, 3, यानी ये नूरी की आयु है, यूनिट है 3 यूनिट, ठीक है। इसमें हम कितना का गुना कर देंगे, 15, तो ये होगा सर 15 तिया 45। लेकिन ये आयु कब का निकला सर, जरा देख लीजिए, यहां पर ये 5 साल पहले की है, यानी 5 साल पहले नूरी थी 45 साल की। तो बोलो बेटा अभी नूरी का आयु कितना होगा, 5 साल पहले का ना ये आयु है जी, है। तो अभी क्या होगा, 5 साल जुट जाएगा ना, बढ़ जाएगी वो 5 साल। तो +5 कर दीजिए, +5 कितना हो गया, 50, यानी नूरी कितनी साल की है अभी, वर्तमान की आयु है ये 50 वर्ष। उसी तरीके से सोनी का निकाल लीजिए आप, तो सोनी की आयु कितनी है, 1, ये वाला डेटा लेना है आपको, ठीक है। तो 1 गुना इसमें कितने का मल्टीपल होगा, 15 का, ये कितना हो गया 15 वर्ष। लेकिन कब की आयु है ये, 5 साल पहले की आयु है। हम इसमें क्या करेंगे बोलो बच्चे, 5 और जोड़ देंगे, तो 15 5 कितना हो गया, 20 वर्ष, ठीक है। यही हमारा आंसर है। दोनों की आयु पूछ रहा था अलग अलग, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया बच्चे, दोनों की आयु अलग अलग निकाल दिया यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, है ना। यदि बेटा आप ये सवाल समझ गए तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और बेल आइकन ऑल पे जाकर के बेल आइकन दबा दोगे, सबसे पहला नोटिफिकेशन एकदम तुम्हारे पास पहुंचेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटा सब्सक्राइब कर ही देना है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है गाइस। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था सर क्वेश्चन नंबर 3 सर, हमने आपको बड़े प्यार से समझाया सर। और इस तरह के सवाल को करने के ये बेस्ट मेथड है। कभी भी आप एक्स उक्स मान करके नहीं बनाना है इसको, नहीं तो फिर आपका टाइम क्या होगा बच्चे, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है बाबू मेरे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है कि नहीं। ध्यान से समझो, क्या कहता है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या बोलता है बेटा, 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है कि नहीं। फिर कहता है सर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में वो बच्चे, वो कह रहा है उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी का मतलब क्या हुआ, यही 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने लगते हैं बेटे, 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल क्या है, ये जरा ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है।
धारा की दिशा में यदि चाल आपको पता है और धारा के विपरीत दिशा में यदि आपको चाल पता है, तो यदि आपसे शांत जल में नाव की चाल बोले तो दोनों के चाल को जोड़ करके आधा कर दीजिए। अगर धारा का वेग पूछे तो दोनों का चाल को घटा करके आधा कर दीजिए। बात समझ रहे हो? हैं? तो जरा देखो, तो यहां पर तो बेटा चाल है नहीं, यहां दूरी दे रखा है और समय, तो क्या हम सर यहां से चाल निकाल नहीं पाएंगे? तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है? 16। अब बटे समय करेंगे तो 16 बटे 2 कितना होगा? 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरीके से ये होगा बच्चे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, दूरी बटे चाल, दूरी इसको बटा में करेंगे 4 को, तो 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सिखाया बताइए? अभी तुरंत बताया आपको। यदि धारा की दिशा में चाल है और धारा के विपरीत चाल है, एक बार जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो वो शांत जल में नाव का चाल निकलेगा, और उसको घटा करके आधा कर दीजिएगा तो वो धारा का वेग निकलेगा। बात समझ रहे हो? तो हमसे यहां से क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 + 4 और इसका आधा, तो 8 4 12, 12 बटे 2 इसको काट दीजिए, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया शांत जल में किसकी चाल? नाव की चाल। बात समझ रहे हो गाइस? ठीक है, धारा की दिशा में चाल है, बहुत बढ़िया। धारा के विपरीत चाल है, और बढ़िया। अगर ये दोनों दे रखा है तो यहां से आपसे दो चीज पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल यदि पूछ दिया बच्चे, तो क्या करोगे आप? इसको जोड़ करके आधा कर दोगे भाई। ठीक है, और अगर धारा का वेग पूछेगा तो ये दोनों को घटा करके 8 में से 4 गया 4, 4 का आधा 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए सर, कोई दिक्कत है? समझ पाए इतनी सी बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सर हमने आपको बड़े प्यार से कराया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, है ना, और हम क्वेश्चन के लेवल को भी अप करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई सवाल छूट ना जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सर ट्रिगोनोमेट्री से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि tan A बराबर 1, ध्यान से समझो, tan A बराबर क्या दे रखा है बाबू? 1 दे रखा है, और tan B बराबर ये दे रखा है भैया, tan B बराबर √3, है ना, ये दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा भाई? हमसे पूछ रहा है सर cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, माइनस sin A इंटू sin B। बात समझे, है ना? ये हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू व्हाट, इसका मान ज्ञात कीजिए। बोलो बेटा, क्या निकाल पाओगे आप? निकाल पाएंगे सर? बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। जरा देख लीजिए आप, एकदम दिनाक से सवाल को कर देंगे हम। बताइए सर, tan A बराबर 1, tan में एक कितने डिग्री का वैल्यू होता है? एक जो मान होता है वो कितना डिग्री होता है tan में? आप कहेंगे सर 45 डिग्री, है कि नहीं? तो ये जो एंगल है A बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, tan B बराबर √3। अब बताइए √3 का मान tan कितने डिग्री का होता है? बताइए ना सर। आप कहेंगे सर 60 डिग्री। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, हैं? मालूम है कि नहीं है? हैं? ठीक, अब हम क्या करेंगे? ए बी का मान मालूम हो गया, यहां पर डिग्री बिठा देंगे हम। नहीं, जरा देख लो, cos ए का मान 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है बता सकते हैं आप? 1/√2 होता है, 1/√2। cos बी का मान 60 डिग्री, बताओ बेटा 60 कितना होता है? 60 हाफ होता है, cos 60। नहीं, cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। माइनस sin A का मान कितना है? 45, sin 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। बताइए ना। sin B का मान 60, बोलिए 60 डिग्री कितना होता है? sin 60, √3/2, √3/2। बोलो सर, कोई दिक्कत वाली बात है? अब क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्या है? भिन्न का घटाव हो गया, 2√2 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 2√2 ही होगा कि नहीं होगा? नहीं,
तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1, इससे से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा जी। अब जो भागफल आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 1 और यहाँ क्या हो गया -√3। यही क्या है आपका इस सवाल का आंसर है, करेक्ट आंसर है ये। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए? तो ये बेटा 10 साइन कॉस 10 ये 3 का वैल्यू आपको जो स्टैंडर्ड मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना? अगर नहीं मालूम है तो आज जा करके रट लोगे इसको, है ना? इस पर सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं सिर्फ वो सारणी उस कॉलम से। ठीक है, साइन कॉस 10, और इस चीज़ को हमने निकालना भी सिखाया था बच्चों को, आप देख लेना वीडियो, वो आपको मिल जाएगा, है ना? और जो बच्चे आज ही जुड़े हो, 1 महीना आपके पास बचा हुआ बेटा, 1 महीने से कुछ दिन कम रह गए अब आपके। जितने भी हमने बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया है, यदि आपको वर्दी लेना है तो आप शुरू से लेकर के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए और डेली 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए दनादन। बात समझ रहे हो, है ना? और ये जो हम डेली आपको एक वीडियो दे रहे हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती लोगों को, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और आपको भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि नौकरी तो बेटा आपको भी चाहिए, है कि नहीं? तो जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को ध्यान से समझिए और उस चीज को अप्लाई कीजिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी बेटा हमने आपको बड़े ही शॉर्ट तरीके से और धाकड़ तरीके से आपको सिखाया। डायरेक्ट वैल्यू का पुटिंग कर दीजिए आप, बस आपका जो है कहानी खत्म हो जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर सर दहाड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखा है आपको, है कि नहीं? क्या क्या दे रखा है जरा ध्यान से समझिएगा, है ना? ये दे रखा है बेटा, प्राप्तांक है, मार्क्स है क्लास 9 के, ठीक, 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35, 38 और 48, है ना? ये कुछ बच्चों के क्या है मार्क्स हैं, ठीक है कि नहीं? इतना उसका प्राप्तांक है, इतना नंबर लाया है। तो कहता है जी इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब क्या होता है बेटा जानते हो? जैसे ही आपका ये आंकड़ों का माध्य आपसे पूछेगा ना एग्जाम में, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, उसको बढ़ते क्रम में या चाहे घटते क्रम में आप उसको सजा दीजिए, एक ऑर्डर में। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। और जैसे ही आपने इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया तो जो माध्य का मतलब होता है ठीक बीच वाला वैल्यू, मिडिल वाला वैल्यू, ठीक है, एकदम बीचों बीच वाला वैल्यू क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। ठीक है, तो अगर बीच में 2 वैल्यू आ रहा है तब क्या करेंगे, तो उन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। ठीक है, और अगर एक ही वैल्यू है तब तो वही उसका डायरेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हमें इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो बताओ बढ़ते क्रम कैसे होता है? जो अंक सबसे पहले छोटा होता है उसको लिखिएगा ना, नहीं आप बढ़ते हुए यहां तक आए ना बेटा, हैं तो पहले छोटे रहे होंगे, फिर छोटा से बड़ा 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 होते होते चले गए आप, इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम, है कि नहीं है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपको दिख रहा है इसमें, जरा देखिए 21, है ना? 21 को हमने लिया, और 21 के बाद सर जरा देखिए क्या है, 21 के बाद 21 के बाद है 24। ठीक है, 24 बढ़ते क्रम में, 24 खत्म। ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे सर? 24 के बाद जरा एक बार ध्यान से देखिए, 24 के बाद हो गया आपका 27। ठीक है, 27 भी खत्म। 27 के बाद क्या होगा सर? 27 के बाद देखिए आप, 27 के बाद है 30। 30 को भी उड़ाइए, जो लिखते चले जा रहे हैं उसको आप हटाते चले जाइए, है ना? एक चिन्ह लगा दिए, नहीं तो फिर आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। 30 हो गया,
30 के बाद जरा देखिए सर कितना है आपका 32 है ना। तो 30 के बाद 32 लिखिए। 32 के बाद क्या है सर, जरा देखिए गौर से, 32 खत्म हो गया, 32 के बाद 34 है सर, है ना। 32 के बाद 34, 34 भी खत्म हो गया सर। और 34 के बाद जरा देखो बेटा क्या है आपका, 34 के बाद क्या है 38 है। 38 दो बार लिखा हुआ है क्या, जरा देखना तो बेटा ना, एक मिनट, 21 और 35 यहीं तक है ना, यहीं तक है बेटा, ठीक है। 9 को गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटा मिस्टेक से लिखा गया था कुछ, है ना, ठीक है, इसको आप हटाइए। तो चलिए 34 तक कर लिया हमने, ठीक है। 30 भी था, 32, 34 कर लिया, ठीक है। 34 के बाद सर क्या होगा, जरा देख लो आप, 34 के बाद 38 होगा ना बेटा, 34 के बाद 35 है ना, 35, और फिर उसके बाद 38, 35 भी खत्म, 38 भी खत्म, उसके बाद कितना हुआ ये 48, ठीक है। अब गिन लें, कहीं अरेंज करने के चक्कर में कोई नंबर तो भूल नहीं गए, तो नहीं गए आप। तो 9 गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये 9 संख्याएं हैं तो माध्य क्या होगा बेटा, अभी क्या सिखाया था आपको, ठीक बीच वाला संख्या, मिडिल टर्म। नहीं तो 9 संख्या है तो 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, 8 हो गया, और बीच वाली संख्या आपको ढूंढने हैं, ठीक है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो 4 इधर छाड़ दीजिए आप, 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, और इधर 1 2 3 4, ये 4 हो गया इधर, ये बीच वाली संख्या बच गया आपका। यही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, माध्य कहलाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या बोले थे आपको, आंकड़ा आपको जिगजैग दिया हुआ रहेगा इधर उधर से, है कि नहीं। आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, इसको सजाना है। जैसे ही आप इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे, ठीक है, उसके बाद जो सबसे मिडिल टर्म है वही क्या होगा, माध्य होगा। अब आपके मन में आता होगा सर अगर 10 संख्या रहता तब क्या करते, तब बेटा 2 चीज आता यहां पर, नहीं 2 आता ना, एक संख्या बढ़ जाता तो 2 अंक होता आपका, तो 2 अंक होता तो दोनों को जोड़ करके और उसको हाफ कर देते, माध्य निकल जाएगा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये बेटा है माध्य निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है, बात समझ रहे हो। इस चीज की बेटा प्रैक्टिस आप करते रहना, माध्य माध्यिका बहुलक से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो ये माध्य निकालने के लिए आज सीख गए आप, फिर किसी क्लास में हम आपको माध्यिका निकालने के लिए सिखा देंगे, फिर क्या सिखा देंगे बेटा, बहुलक सिखा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप चीजों को कर लेंगे, क्लियर है। अब आइए सर अगला सवाल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है, कहता है प्रथम 5 विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 यानी 5 गो विषम संख्या है, इसका योगफल। ये तो बेटा 5 है, आप 5 गो विषम संख्या लिख करके भी उसको जोड़ लेंगे, न जोड़ लेंगे, है ना। देखिए कैसे, एक विषम संख्या पहला क्या होगा 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, और फिर क्या होगा 9, होगा नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या हो गया, प्रथम 5 की बात कर रहा है, 5 गो विषम संख्या हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 और 5 25। क्या ऐसे निकालेंगे क्या आप एग्जाम में, हैं, नहीं निकालेंगे। ये तो 5 को दे रखा था तो आपने इसको लिख करके जोड़ दिया, ये तरीका नहीं है बेटा, आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। जरा देखिए तो 5 गो था विषम संख्या, आंसर 25 आया, ये यानी 5 का क्या है, स्क्वायर है कि नहीं, क्या है ये 5 का स्क्वायर है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि प्रथम n विषम संख्या का, प्रथम n विषम संख्या का योग, n संख्या है तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में आता है कि प्रथम n विषम संख्या का योग कितना होगा, n स्क्वायर। अब यहां से जय गो विषम संख्या का योग आपसे पूछे, आप क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा प्रथम 20 विषम संख्या का योग, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 विषंगर 400, बोलो ना बेटा, है ना। आपसे पूछेगा, पूछ देगा कि 25 गो विषम संख्या का योगफल निकालिए, तो 25 गो है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए,
नहीं, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो यहां तो 5 संख्या था, आपने जोड़ के निकाल लिया, लेकिन संख्या अगर ज्यादा रहेगा तब आप वहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे उसको और फिर जोड़ने के लिए जाएंगे? नहीं बेटा, वैसे नहीं करना आपको। यहां से एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, अब जैठो विषम संख्या रहेगा, ठीक है? प्रथम से जैगो विषम संख्या की बात करेगा, उसका बस आप स्क्वायर कर दीजिए, आंसर है आपका। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। आप कर लेंगे अब इसको, 5 गो था, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट आंसर है कि नहीं है? तो चलो बच्चे इसको मिटाते हैं, अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जरा ध्यान से समझो बच्चा। कहता है जब एक पासे को, पासा समझते हैं, लूडो खेलते हैं लूडो, है ना? तो लूडो में जो उसका पासा होता है, अथी छकवा नहीं होता है, वो कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर के 6 तक नंबर रहता है उसमें, नहीं रहता बेटा? है तो वो देखो, वही हम पासा वाला लिखते हैं। ये जो डाइस है, डी फॉर डाइस, ये क्या क्या नंबर होता है उसमें? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6। यह तो नंबर्स होते हैं उसमें, नहीं इससे ज्यादा नंबर होता भी नहीं है, ठीक है? तो आप बताइए 6 नंबर है तो कुल संभावना क्या होगा किसी भी अंक आने की? 6 होगा, नहीं होगा? तो कुल संभावना क्या होगा? 6 है कि नहीं है? कुल संभावना क्या है? 6। अब पूछता क्या है बेटा? आने की संभावना। जो पूछ रहा है क्या कह रहा है? तो उन पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो जरा सा देख लो इसमें से विषम संख्या कौन कौन सा होता है। 1 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है और 5 एक विषम संख्या है। तो क्या कोई विषम संख्या हुआ? 3। तो यही 3 में से कोई भी एक विषम संख्या आएगा? नहीं। तो आने की संभावना लिख दीजिए यहां। आने की संभावना कितना हुआ? क्या आने की संभावना? विषम संख्या आने की संभावना, ठीक है? आने की संभावना, विषम संख्या आने की संभावना कितना है? 3 है। अब प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। प्रायिकता बराबर जानते हैं आप क्या होता है? क्या होता है बताइए? आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना कितना है? 3। कुल संभावना कितना है? 6। इसको काट दीजिए, ये हो गया 1/2। यही आपका इस सवाल का सही आंसर है कि नहीं है ना? यहां से चीजें कुछ भी आपसे पूछ देता, सम संख्या आने की संभावना, तो 6 गो है तो सम भी कितना होगा? 2, 4, 6, 3 गो सम होगा, नहीं होगा? आपसे पूछेगा 5 से बड़ी संख्या आने की संभावना, तो 5 से बड़ा संख्या क्या गो है? एक खुद 5 है और एक 6 है कि नहीं है? तो ये चीजें आप कैलकुलेट करके और निकाल लेंगे बड़ी आसान से। प्रायिकता बराबर आने की संभावना जो आपसे वो पूछ रहा है और कुल संभावना से उसको डिवाइड कर देंगे, आपका प्रायिकता निकल जाएगा, ठीक है ना? कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीजों को समझिए और सवाल को एकदम से धड़ाक से उसको बना डालिए, ठीक है ना? तो चलो बच्चे, ये था सर क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सर हमने आपको बड़े प्यार से करवाया गाइज। अब हम चलते हैं भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा, 2 बिंदु है ए तथा बी, ठीक? ये एक रेखा है और एक बिंदु है बेटा ए और दूसरा बिंदु है बी, ठीक है? ए का कोऑर्डिनेट यानी नियामक दे रखा है 4x, ये कॉमा है, ठीक है? और बी का नियामक दे रखा है बच्चे 10। क्या दे रखा है बेटा? 10। और कहता है इनकी बीच की जो डिस्टेंस है ये है 5 यूनिट यानी 5 इकाई, ठीक? तो आपसे क्या पूछता है? इस x का मान निकालिए। तो क्या दूरी बराबर फॉर्मूला नहीं जानते आप? जानते हैं, पहला को पहला से घटाइए, ठीक? 4 में से 1 गया, 3, अरे बोलो, और इसका स्क्वायर, ठीक है? प्लस x में से 0 जाएगा, x ही होगा, इसका स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है? यही क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला। और इस सवाल में क्या दे रखा है इसका मान? 5। अब बोलो बेटा, इधर रूट है, इधर संख्या है, मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट को भगाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे हम? दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा आपको। वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या होगा? हट जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 9 अब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25, है ना? तो बताओ बेटे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना देगा? यहाँ से 9 जाकर उधर घट न जाएगा, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया? 16। तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना होगा? +-4। क्या होगा? एक्स का मान +4 हो सकता है और -4 हो सकता है। ये चीजें समझ पाए आप, ठीक है ना?
तो चलो बच्चे, ये भी सवाल क्वेश्चन नंबर 9 था, ये हमने आपको करा दिया सर बड़े प्यार से। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जरा देखना जरा ध्यान से। ठीक है, हम आपको यहां से कुछ बातें सिखाना चाहते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है। ध्यान से देखना, एसपी है, ये बेचता है ना बेटा। अगर सीपी इक्वल है प्रॉफिट परसेंट के, सीपी इक्वल है प्रॉफिट परसेंट के, तो आप इस एसपी का वैसा दो फैक्टर निकालना, फैक्टर यानी एक F1 एक F2, जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए सर, 10 होना चाहिए। ठीक है, वैसा फैक्टर लेना है आपको एसपी का जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10, और प्रॉफिट परसेंट इक्वल है। तो जो छोटका कौन है, ये वाला ना, ये छोटका के सामने बस एक जीरो लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। नहीं समझे? आइए आपको सवाल से समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। कितना है हमारा एसपीजी, 75। नहीं, सवाल में कहता है यदि लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के बराबर है क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो अभी क्या सिखाया आपको, इसका ऐसा फैक्टर निकालिए जिसके बीच का डिफरेंस 10 हो। नहीं तो 15 पचे 75, 15 और 5, 15 पचे 75 होगा ना। देख लीजिए, इसके बीच का डिफरेंस का मतलब है अंतर कितने का है, इसमें अंतर 10 का है कि नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, ये वाला फैक्टर को चूज किया, है कि नहीं बेटा, है ना। ठीक है, 25 या 75 भी होता है, क्या उसका बीच का डिफरेंस 10 है, नहीं है, इसीलिए वो हमारे किसी काम का है ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे। तो हमने 15 और 10 लिया, और क्या बोला था इसमें आपको, जो छोटका है F1, ये छोटा था ना बेटा, तो छोटका में जीरो लगा दीजिए। छोटका फैक्टर कौन सा है, 5, इसमें एक जीरो लगा देंगे, बस यही हमारा आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। यही क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा हमारा, 50 रुपया। ठीक है, यही 50 रुपया क्या है, आपका आंसर है। बोलो सर, समझे कि नहीं समझे। समझ गए सर। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है सर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो प्यार देते हैं, आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, है ना बेटा, इससे हम भी आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपकी सर इस बार वर्दी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। खास करके मैथ की बात यदि हम करें, बात समझ रहे हो, तो मैथ में बेटा आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। क्लियर है ना। तो आप इसी तरीके से मेरा सर वीडियो देखते रहिए, और यहाँ तक सर आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए सर आपको तहे दिल से शुक्रिया। कल सर हम फिर आपके सामने इसी जोश और जुनून के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आज हमें आज्ञा दीजिए, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।